Yes, let's continue. Today we are going to start a topic जो हमने कल देख लिया था, मतलब previous class में we have already studied about the Nernst equation and numerical based on it. And today we are going to start uh, conductivity and resistivity in electrolytic solution. आज हम बात करेंगे जैसे conductance, conductivity, electrolytic solution से related कुछ terms के बारे में बात करेंगे. ठीक है? तो let's see some important terms related to electrolytic solution. ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन से रिलेटेड कुछ इंपोर्टेंट टर्म्स के बारे में हम बात करेंगे आज. तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी व्हाट आर इलेक्ट्रोलाइट्स. ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स वी हैव already studied in 11th standard, but let me remind you, electrolytes are those substances which dissociate into ions when dissolved in water. मतलब वाटर में जब आप किसी सब्सटेंस को डिसॉल्व करते हैं एंड इट डिसोसिएट इनटू आयंस, वो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन में डिसोसिएट हो जाता है, देन इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट. तो उसे हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं. और इलेक्ट्रोलाइट का जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन. ठीक है, तो हम बात करेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन से रिलेटेड टर्म्स के बारे में, सच एज कंडक्टिविटी, रेसिस्टिविटी, रेसिस्टेंस, कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टिविटी एंड द फैक्टर्स अफेक्टिंग इट. इनके बारे में बात करेंगे. तो लेट्स स्टार्ट विद रेसिस्टेंस. रेसिस्टेंस, एक्चुअली रेसिस्टेंस यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन फिजिक्स आल्सो. फिजिक्स में भी आपने रेसिस्टेंस के बारे में पढ़ा है, बट व्हेन वी टॉक अबाउट रेसिस्टेंस इन फिजिक्स वी टॉक अबाउट द कंडक्टिंग वायर. ठीक है, हम कंडक्टिंग वायर में रेसिस्टेंस के बारे में बात करते हैं, बट हियर वी आर टॉकिंग इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन. क्या हम बात कर रहे हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की टर्म्स में उसकी रेसिस्टिविटी, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की रेसिस्टिविटी. ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं रेसिस्टिविटी, रेसिस्टेंस को डिफाइन करूं सबसे पहले कि व्हाट इज रेसिस्टेंस, सो वी कैन से दैट इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, property of an electrolytic solution which oppose the flow of electric current. ठीक है, किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की वो प्रॉपर्टी जो उसमें इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो का अपोज करे, दैट इज कॉल्ड रेसिस्टेंस. उसको हम रेसिस्टेंस कह रहे हैं. ठीक है, फिर इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो रेसिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं, रेसिस्टेंस किन पर डिपेंड कर रहा है. ठीक है, तो हम नेक्स्ट अगर देखते हैं डिपेंडेंस ऑफ रेसिस्टेंस. रेसिस्टेंस का अगर हम डिपेंडेंस देखते हैं तो देखिए, रेसिस्टेंस जो है दो चीजों पर डिपेंड करेगा. फर्स्ट, एक्चुअली रेसिस्टेंस को किससे शो करते हैं, ध्यान रखना, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल आर. कैपिटल आर से इसको रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, और रेसिस्टेंस की डिपेंडेंसी को अगर हम देखें तो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल. एल इज द you can say the distance between electrodes in electrolytic cell. एक्चुअली देखिए होता क्या है, इससे पहले जो आपने पढ़ा था 10th स्टैंडर्ड में भी आपने पढ़ा है इन टर्म ऑफ वायर, कंडक्टिंग वायर में पढ़ा था, और उसमें आपने पढ़ा था कि जो कंडक्टिंग वायर है उसकी लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. बट हियर वी आर टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल. तो कोई सेल बना हुआ है जिसमें आपने इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन फिल कर रखा है, उसमें जो इलेक्ट्रोड्स हैं उन इलेक्ट्रोड्स के बीच का जो डिस्टेंस है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा उस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के इलेक्ट्रोड्स के बीच में रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा करेगा. एंड सेकंड फैक्टर इज आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए. ठीक है, ए जो है पहले हम देखते थे क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ वायर इन फिजिक्स. ठीक है, लेकिन हम यहाँ क्योंकि इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, सो हियर ए जो है वो क्या होगा, इट विल बी सरफेस
surface area of इलेक्ट्रोड प्लेट्स, जो हम इलेक्ट्रोड प्लेट्स काम में ले रहे हैं उसके सरफेस एरिया के डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब अगर मैं इसको इक्वेशन फर्स्ट और इसको इक्वेशन सेकंड कहता हूं, तो उस केस में हम कह सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड कि R is directly proportional to L upon A। ठीक है, R जो है वो L upon A के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और if I remove the proportionality sign, then we need a constant। तो हमें एक constant की जरूरत है, that will be R equals to rho L upon A। ठीक है, here rho जो मैंने बनाया इसको RHO rho बोल रहा हूं मैं, rho इट इज, ये भी एक कांस्टेंट है, इट इज कॉल्ड रेसिस्टिविटी कह रहे हैं इसे हम, या स्पेसिफिक रेसिस्टेंस कहा जाता है, रेसिस्टेंस, इट इज कॉल्ड स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। और अगर मुझे स्पेसिफिक रेसिस्टेंस की वैल्यू को ऑब्टेन करना है तो इन दैट केस हम इसको यूं लिख सकते हैं कि रो इक्वल्स टू आर मल्टीप्लाइड बाय ए डिवाइडेड बाय एल। ठीक है, तो एक फार्मूला बन गया। नाउ वी हैव अ फार्मूला बाय व्हिच वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रेसिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। किसी भी कंडक्टिंग इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का अगर मुझे रेसिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेसिस्टेंस फाइंड करना है तो मुझे चाहिए वहां पर एक रेसिस्टेंस, सरफेस एरिया एंड L इज लेंथ या डिस्टेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड। ठीक है, वी नीड दीस थिंग्स। अब बात करते हैं इनके यूनिट के बारे में। अगर हम रेसिस्टिविटी की यूनिट देखते हैं तो यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी क्या होनी चाहिए, लेट्स सी। ठीक है, तो ये भी देख लेते हैं, यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी, रेसिस्टिविटी, रेसिस्टिविटी। सो अगर हम फॉर्मूला देख रहे हैं तो वी हैव रो इक्वल्स टू R into A upon L। ठीक है, so we know that R is a resistance and resistance is represented by या it is denoted by ohm। इसकी जो यूनिट है it is ohm। तो ये इसकी यूनिट हो गई ओम। A is the area, एरिया जो है अगर मीटर में लिखते हैं MKS में then it will be meter square। okay, L is length, length will be measured in meter। ठीक है, मीटर will be cancelled by मीटर, या कैंसिल हो गया है, और आपके पास रो की जो यूनिट होगी, ठीक है, यूनिट ऑफ रो, सो इट विल बी ओम मीटर। ठीक है, ओम मीटर जो है इसकी यूनिट हो जाएगी, ये चीज ध्यान रखनी है। ठीक है, यहां तक बेटा कोई दिक्कत? आई डोंट थिंक यू शुड हैव एनी प्रॉब्लम। आगे चलें, इज इट क्लियर? ओके, लेट्स सी वन मोर डेफिनेशन ऑफ रेसिस्टिविटी। समटाइम इट इज आस्क्ड, कई बार क्या रेसिस्टिविटी की डेफिनेशन पूछ ली जाती है कि रेसिस्टिविटी को आप डिफाइन करें, रेसिस्टिविटी क्या है। तो वी कैन इजीली डिफाइन रेसिस्टिविटी। यस, बोलिए बेटा। मैंने कहा एक्चुअली वी नीड ओनली 2 और 3 क्लासेस देन इट विल बी फिनिश्ड। मतलब आज, कल और एक क्लास और, तो 2 क्लास, मतलब वी कैन स्टार्ट न्यू चैप्टर ऑन ऑन सिक्स्थ को हम नया चैप्टर स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, यस। सो लेट्स सी रेसिस्टिविटी। सो रेसिस्टिविटी की डेफिनेशन देखते हैं। रेसिस्टिविटी की डेफिनेशन क्या होगी, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बेटा ध्यान रखना है इसको, ये डेफिनेशन पूछी जाती है। तो एक बार इसको अपन फॉर्मूले से ही इसकी डेफिनेशन को ड्राइव कर लेते हैं कि डेफिनेशन कैसे आएगी। देखिए, अभी जैसा हमने कहा कि यहाँ पर R रेसिस्टेंस है, A यानी देना फॉर्मूला, we have rho equals to R into A upon L। okay, so if the distance between two electrode, L जो है वो distance between two electrode है, it is 1 meter, 1 centimeter, 1 centimeter, and the surface area of electrodes are 1 centimeter square। उसका एरिया जो है वो 1 centimeter square है। तो उस केस में आप देखिए रो की जो वैल्यू है वो R के इक्वल हो जाएगी। तो कहने का मतलब है रेसिस्टेंस जो होता है, सिंपल रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस इट कैन बी कॉल्ड रेसिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, रेसिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस कह सकते हैं इसको, रेसिस्टेंस। तो इसको एक तरीका तो ये है डिफाइन करने का कि रेसिस्टेंस ऑफ अ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन
in which electrodes are 1 centimeter apart having 1 centimeter square surface area। मतलब ऐसे इलेक्ट्रोड जिनका सरफेस एरिया जो है वो तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो। देखिए इसको डायग्राम से भी समझ सकते हैं हम। सपोज वी हैव टू इलेक्ट्रोड्स, दो इलेक्ट्रोड है हमारे पास, समझते हैं इलेक्ट्रोड प्लेट्स हैं, ठीक है। सपोज वी हैव दीस टू इलेक्ट्रोड प्लेट्स, दिस वन एंड दिस वन, ओके। और ये इलेक्ट्रोड प्लेट्स मैंने यहाँ पर इस तरह से बना दी, दीज आर द इलेक्ट्रोड प्लेट्स। और इन इलेक्ट्रोड प्लेट्स के बीच में आपने इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को फिल कर दिया है, ठीक है। यू हैव इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन बिटवीन these two electrode plates, and the distance between these electrode plates is L। इनके बीच का जो डिस्टेंस है that is L, ठीक है। एंड जो सरफेस एरिया है वो A है, तो A तो हमने कहा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है और लेंथ जो है that is 1 सेंटीमीटर, L equals to 1 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पर इसके अंदर का जो रेसिस्टेंस होगा R, उसी को आप क्या बोलेंगे, रेसिस्टिविटी, ठीक है ना। बात समझ आ रही है बेटा कि रेसिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन व्हिच इज फिल्ड बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स हैविंग 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया एंड डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर, तो उसे आप क्या बोलेंगे, रेसिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहेंगे। इसे आप इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं और भी इसको सिंपलीफाई करें तो देखिए आपके पास 1 सेंटीमीटर तो ये एरिया हो गया और 1 सेंटीमीटर आपके पास लेंथ हो गई, तो एरिया इनटू लेंथ इक्वल्स टू वॉल्यूम हो जाएगा। तो टोटल वॉल्यूम यहाँ बीच में कितना हो गया इसका, तो टोटल वॉल्यूम इज 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है उसका वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब है। तो बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का जो रेसिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड रेसिस्टिविटी। तो यू कैन से दैट कि रेसिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक solution whose volume is 1 centimeter cube is called resistivity। उसी को हम क्या बोलेंगे, रेसिस्टिविटी बोलेंगे, ठीक है ना। तो बेटा इसको दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं, यू हैव टू वेज बाय व्हिच यू कैन डिफाइन इट। फर्स्ट तो आप कह सकते हैं 1 सेंटीमीटर स्क्वायर सरफेस एरिया वाले इलेक्ट्रोड्स के बीच में जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है जो 1 सेंटीमीटर अपार्ट पे है, तो उन्हें आप क्या बोलते हैं, उसके रेसिस्टेंस को रेसिस्टिविटी कहते हैं। सेकंड इज रेसिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इज कॉल्ड रेसिस्टिविटी। तो दोनों तरह से रेसिस्टिविटी को आप डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। ओके आगे चलें, चलिए लेट्स मूव फॉरवर्ड और आगे बढ़ते हैं। थोड़ी रोशनी कम आ रही है, ओके इसको रफ कर रहे हैं। चलिए अब हम बात करते हैं किसकी, कंडक्टेंस। लेट्स टॉक अबाउट कंडक्टेंस। कंडक्टेंस क्या चीज है, कंडक्टेंस। देखिए जिस तरह से हमने अभी रेसिस्टेंस की बात की थी, सिमिलरली वी कैन डिफाइन कंडक्टेंस, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। एक्चुअली कंडक्टेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस, बट इसको डिफाइन कैसे करेंगे कि इट इज ईज ऑफ फ्लो ऑफ करंट थ्रू इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। कोई इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में जिस ईज के साथ में, ठीक है, जिस ईज के साथ में करंट फ्लो करता है दैट इज कॉल्ड कंडक्टेंस, उसको हम कंडक्टेंस कहते हैं। और दूसरी बात जो इसकी इंपॉर्टेंट है, इट इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस। ये रेसिस्टेंस के रेसिप्रोकल के इक्वल होता है, ठीक है। और इसको डिनोट किससे करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय जी, ठीक है। कुछ बुक्स में बेटा जी से डिनोट करते हैं, कुछ बुक्स में इसको सी से डिनोट करते हैं। सो इट्स अप टू यू, आप जी या सी जिससे भी डिनोट करें वो चीज ध्यान रखें आप, ठीक है। ओके तो जैसा मैंने अभी इसका रिलेशन बताया कि रेसिस्टेंस जो है, सॉरी कंडक्टेंस जो है, इट इज
G is इक्वल टू द इनवर्स ऑफ रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस के इनवर्स के इक्वल है, उसका रेसिप्रोकल के बराबर है। ठीक है, सो यहाँ पर इन दोनों में ये रिलेशन है। तो अगर मुझे रेसिस्टेंस की यूनिट पता है, इफ आई नो द यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस, तो मैं किसकी यूनिट फाइंड कर सकता हूँ इजीली? मैं इजीली बता सकता हूँ कि हमारे पास में कंडक्टेंस की यूनिट क्या होगी। तो देखिए, अगर मैं यूनिट की बात करता हूँ, यूनिट ऑफ कंडक्टेंस, कंडक्टेंस की यूनिट देखते हैं, दैट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस का है हमने, तो इसका मतलब हो गया 1 अपॉन ओम। ठीक है, 1 अपॉन ओम को आप यूं भी लिख सकते हैं, ओम इनवर्स, और you can also write it as ohm inverse, and you can also write it as Simon। ठीक है, इसे साइमन भी लिखा जा सकता है। ठीक है, एंड इट कैन आल्सो राइट एज ओम। यस, बोलिए बेटा, क्या कह रहे हैं? हाँ, लिख दिया मैंने, एम एच ओ महो। ये कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो ये हमने बता दिया कि कंडक्टेंस जो है, सॉरी, कंडक्टेंस की यूनिट आ गई हमारे पास। हाँ, क्लियर नहीं आ रहा? ओके, ओके, अभी आ जाएगा, अभी आ जाएगा। नाउ अभी आ रहा है बेटा? ओके, चलिए देखते हैं आगे। सो इट वाज कंडक्टेंस, तो ये तो हमने कंडक्टेंस की बात की है। इफ वी टॉक अबाउट कंडक्टिविटी, तो देखो दोनों में डिफरेंस होता है बेटा, कंडक्टेंस अलग है, कंडक्टिविटी अलग है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी, अब हम बात कर रहे हैं कंडक्टिविटी की। ठीक है, एंड कंडक्टिविटी इज रिप्रेजेंटेड बाय कप्पा, कि कप्पा से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसके बारे में बात करेंगे हम। बट अगर हम कंडक्टिविटी की बात करें, तो एक्चुअली कंडक्टिविटी जो है वो रेसिस्टिविटी के रेसिप्रोकल के इक्वल होता है। ठीक है, या उसके इनवर्स के इक्वल होता है, आप कह सकते हैं। तो यहाँ इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से हो जाएगी, कंडक्टिविटी, और इसे स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी कह सकते हैं। स्पेसिफिक कंडक्टेंस, कंडक्टेंस, कंडक्टेंस is equal to the inverse of resistivity। रेसिस्टिविटी, तो देखिए रेसिस्टिविटी हम ऑलरेडी देख चुके हैं, अभी हमने रेसिस्टिविटी की बात की थी। तो अगर मैं इसको इनवर्स के इक्वल मान रहा हूं, तो मैं ये कह सकता हूं कि कप्पा जो है, कप्पा इक्वल्स टू 1 अपॉन रो, क्योंकि रो जो है इट रिप्रेजेंट रेसिस्टिविटी, ये रेसिस्टिविटी को बताता है, और कप्पा जो है कंडक्टिविटी को बताता है। और अभी हमने फॉर्मूला ड्राइव किया था जिसमें हमने जो कप्पा है, सॉरी, रो जो है उसकी उसको ड्राइव किया था कि रो किसके इक्वल होता है। सो रो हमने देखा था, इट इज इक्वल्स टू, इसकी अगर वैल्यू पुट करता हूं मैं, तो इट इज ये इक्वल था हमारे पास में, दैट इज आर इंटू ए अपॉन एल। ठीक है, आर इंटू ए अपॉन एल था। तो यहाँ पर आर इंटू ए, और अपॉन में जो एल था उसको मैंने ऊपर ले लिया। ठीक है, तो 1 को हटा देता हूं मैं, तो एल अपॉन आर अपॉन ए हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर ये हमारे पास सिंपल फॉर्मूला है। अब इसी से अगर इसकी मैं यूनिट ड्राइव करना चाहूं, तो वी कैन इजीली ड्राइव द यूनिट ऑफ कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी। तो इसकी अगर यूनिट की बात करते हैं, देखिए यूनिट ऑफ कप्पा, इसकी यूनिट कैसे ड्राइव करेंगे? एल जो है आपके पास लेंथ है, लेंथ इज मेजर्ड इन सेंटीमीटर। ओके, आर इज रेसिस्टेंस मेजर्ड इन ओम, एंड एरिया इज सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये मैं सीजीएस में बता रहा हूं बेटा, ध्यान रखना, इट इज इन सीजीएस। तो यहाँ पर सेंटीमीटर से सेंटीमीटर को आप कैंसिल कर दें, तो आपके पास यूनिट आ जाएगी ओम इनवर्स एंड सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, ओम को ऊपर ले गया मैं, सेंटीमीटर को ऊपर ले गया। अब ओम इनवर्स को आप क्या कह सकते हैं? इस तरह भी तो लिख सकते हैं, महो। ठीक है, इसे महो लिख सकते हैं। और इसके अलावा दूसरा आपके पास सेंटीमीटर इनवर्स है, तो इसको ओम मतलब महो और सेंटीमीटर इनवर्स भी लिख सकते हैं। इसे साइमन, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इनमें कोई भी यूनिट यूज में ली जा सकती है। तो ये सारी यूनिट जो है ये कप्पा या कंडक्टिविटी की यूनिट को एक्सप्रेस करती है। ठीक है, अब देखिए बात आती है इसकी पर्टिकुलर डेफिनेशन के बारे में। जैसे हमने एक पर्टिकुलर डेफिनेशन बनाई थी रेसिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेसिस्टेंस की। सो सिमिलरली आप कंडक्टिविटी जो है या स्पेसिफिक कंडक्टेंस जो है उसको भी डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करता हूं, लेट्स सी डेफिनेशन।
इसकी डेफिनेशन इंपोर्टेंट है बेटा, ये ध्यान रखना, मोलर कंडक्टिविटी और कंडक्टिविटी में डिफरेंस पूछ लिया जाता है, ठीक है, इनको डिफाइन करने के लिए कह दिया जाता है, तब आपको ये डेफिनेशन नहीं लिखनी है जो मैंने लिखवाई, ये वाली नहीं लिखनी है, जो अब बता रहा हूँ वो डेफिनेशन आपको यूज करेंगे, ये केवल इसको ड्राइव करने के लिए था। तो देखिए डेफिनेशन को आप इस तरह से ले सकते हैं, पहले एक बार ड्राइव कर लें। जैसे ये आपके पास एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, सपोज इन दिस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल यू हैव टू इलेक्ट्रोड प्लेट्स, आपके पास दो इलेक्ट्रोड प्लेट्स हैं, ठीक है, और इन इलेक्ट्रोड प्लेट्स का वापस से वही की जो एरिया है दैट इज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड द लेंथ बिटवीन दीज इलेक्ट्रोलाइटिक प्लेट जो है, डिस्टेंस जो है दैट इज 1 सेंटीमीटर, वो 1 सेंटीमीटर है। तो अब अगर मैं इसके वॉल्यूम की बात करता हूं, ठीक है, इसके अंदर जो सॉल्यूशन हमने फिल कर रखा है उसका जो वॉल्यूम है दैट इज 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो अब आप यूं कह सकते हैं कि जो 1 सेंटीमीटर क्यूब इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन आपने फिल किया हुआ है उसकी कंडक्टेंस को कंडक्टिविटी कहते हैं। सिमिलर डेफिनेशन है, जैसे हमने कहा था रेसिस्टेंस को रेसिस्टिविटी, सिमिलरली कंडक्टेंस को कंडक्टिविटी। सो आप कह सकते हैं कि कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन हैविंग 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम, जो 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम है आपके पास सॉल्यूशन का, उसका जो कंडक्टेंस है इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। उसी को आप क्या बोलेंगे, कंडक्टिविटी बोलेंगे, ठीक है। तो अब यहां पर ये आपके पास कंडक्टिविटी की डेफिनेशन हो गई, ठीक है। अब एक चीज और आपको इसमें ऐड करूंगा मैं, देखिए कि हमने जो भी फॉर्मूला देखा था कंडक्टिविटी का, जो हमने ड्राइव किया है फॉर्मूला, वो हमने बोला है कि कप्पा इक्वल्स टू एल अपॉन आर इंटू ए, ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला फॉर कंडक्टिविटी, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और डिफरेंट तरीके से, क्योंकि न्यूमेरिकल में कोई जरूरी नहीं है बेटा ऐसा ही है, न्यूमेरिकल थोड़ा सा चेंज होके भी आ सकता है। इसे आप यूं भी लिख सकते हैं कि एल सॉरी 1 अपॉन आर इंटू एल अपॉन ए, इस तरह भी तो लिखा जा सकता है। तो 1 अपॉन आर किसके इक्वल होता है, 1 अपॉन आर इज इक्वल टू कंडक्टेंस, क्योंकि ये तो एक्चुअली इनवर्स हो गया, ठीक है, कंडक्टेंस का इनवर्स ही तो रेजिस्टेंस होता है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, जी लिख सकता हूँ, जी इंटू एल अपॉन ए। तो ये फॉर्मूला भी आप यूज में ले सकते हैं, ठीक है। एंड वन मोर थिंग, एक और चीज ध्यान रखें कि एल जो है बेटा ये लेंथ डिस्टेंस है इलेक्ट्रोड्स के बीच का, और ए इज द सरफेस एरिया, इसका जो एरिया है वो आपके पास में क्या है, ए है। अब मेरी बात को गौर से सुनना, इनकी जो वैल्यू होती है ना एल अपॉन ए, एल अपॉन ए जो होता है किसी भी सेल के लिए वो कांस्टेंट होता है, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, सेल कांस्टेंट कहते हैं, ध्यान रखें, सेल कांस्टेंट, और उसको जी स्टार से एक्सप्रेस करते हैं, इट इज एक्सप्रेस्ड बाय जी स्टार। तो यहां पर मैं इस एल अपॉन ए को जी स्टार लिख सकता हूं, तो इट कैन बी रिटन एज जी इनटू जी स्टार, ठीक है, दोनों में डिफरेंस हो जाएगा। जी तो आपके पास में कंडक्टेंस है, कंडक्टेंस, ओके, एंड जी स्टार जो है इट इज सेल कांस्टेंट, इट इज सेल कांस्टेंट, ये सेल कांस्टेंट है। तो ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए। तो इनमें से कोई सा भी फॉर्मूला यूज किया जा सकता है, ठीक है, इनका एक दूसरे से रिलेशन ध्यान रखिए आप, क्योंकि ये इन पर बेस्ड न्यूमेरिकल देखेंगे हम, तब ये फॉर्मूले काम में आएंगे, ठीक है। आगे चले बेटा, तो ये बात हो गई कंडक्टेंस के बारे में। तो दोनों की डेफिनेशन को बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखें, रेसिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी, रेसिस्टिविटी और कंडक्टिविटी की डेफिनेशन में बहुत सिमिलरिटी है ना। एक बार रिपीट कर रहा हूं, देखो रेसिस्टिविटी के लिए मैंने कहा कि 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, ठीक है, उसके आप कंडक्टेंस को कंडक्टिविटी और उसके रेसिस्टेंस को रेसिस्टिविटी कहते हैं, दोनों में वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब आता है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, देखो ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं, विच आर द फैक्टर्स which affect the conductance और conductivity, जो conductivity को affect करते हैं। So let's see factors affecting conductivity को affect करने वाले factors की बात करते हैं, ठीक है। So let's see first factor, सबसे पहले बात करते हैं factor number 1, that is nature of electrolyte, nature of electrolyte,
इसको बेटा बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि आगे जो हम पढ़ेंगे उसमें इन फैक्टर्स का बहुत रोल है, क्योंकि अगर ये फैक्टर क्लियर नहीं होंगे तो आपको डाइल्यूशन का इफेक्ट वगैरह वो बहुत कम समझ में आएगा। इसलिए इसको बहुत ध्यान से समझना, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट किस तरह से इफेक्ट करता है। देखिए, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट से मेरा मतलब है कि इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं इनको आप दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। एक तो होता है वो इलेक्ट्रोलाइट जो स्ट्रॉन्ग होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मतलब विच डिसोसिएट कंप्लीटली कंप्लीटली इन एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन में जो पूरी तरह से डिसोसिएट हो जाता है, ठीक है। अब नेचुरली जो कंप्लीटली डिसोसिएट हुआ है वो नंबर ऑफ आयंस भी ज्यादा फॉर्म करेगा, ठीक है। तो इसमें ध्यान रखना, ग्रेटर ग्रेटर नंबर ऑफ आयंस आर फॉर्म, आयंस आर फॉर्म, तो ज्यादा आयंस इसके अंदर बनते हैं। और जहां ज्यादा आयंस होते हैं सॉल्यूशन के अंदर, ध्यान रखना, वहां पर कंडक्टिविटी भी इंक्रीज होती है, बिकॉज कंडक्टिविटी इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयन या मूवमेंट ऑफ आयन। तो हम यह कह सकते हैं कि जो कंडक्टिविटी है, कंडक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। तो अब इससे हमें आइडिया लग गया होगा कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जिस सॉल्यूशन में हम डिसॉल्व करते हैं तो नेचुरल है उनकी कंडक्टिविटी सॉल्यूशन की ज्यादा, उस हाँ सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी ज्यादा होती है। और दूसरी ओर, अच्छा इसके एग्जांपल क्या हो सकते हैं, जैसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से मेरा मतलब है जैसे NaCl है, स्ट्रॉन्ग सॉल्ट ले सकते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड ले सकते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस ले सकते हैं। तो कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस या स्ट्रॉन्ग सॉल्ट वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का वर्क करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स नाम से पता चल रहा है जो वीक है दैट मींस डिसोसिएट, डिसोसिएट पार्शियली, पार्शियली इन एक्वस फॉर्म, एक्वस फॉर्म में ये पार्शियली डिसोसिएट होते हैं, ठीक है, बहुत कम डिसोसिएट होते हैं। अब पार्शियली डिसोसिएट होंगे तो इसका मतलब लेस नंबर ऑफ आयंस आर फॉर्म, लेस नंबर ऑफ आयंस आर फॉर्म, तो आयंस भी कम बनेंगे। एंड जैसा मैंने कहा कि कंडक्टिविटी जो है वो नंबर ऑफ आयंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, तो लेस आयंस बनेंगे तो इसका मतलब लेस कंडक्टिविटी, लेस कंडक्टिविटी। तो आपको एक चीज ध्यान रखनी बेटा, अब वीक इलेक्ट्रोलाइट्स कौन कौन से हैं सब लर्न करने की जरूरत नहीं है, आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स लर्न करने, बिकॉज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स आर लिमिटेड, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स लिमिटेड है, उनके अलावा जो इलेक्ट्रोलाइट्स मिलेंगे दे आर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। जैसे एग्जांपल में आप देख सकते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट में आपके पास क्या हो सकते हैं, सपोज वी हैव एसिटिक एसिड, ठीक है, वीक एसिड है, वीक इलेक्ट्रोलाइट। अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस है ये, या फिर वीक सॉल्ट देख सकते हैं आप, अमोनियम सपोज कार्बोनेट, ठीक है, अमोनियम कार्बोनेट NH4 twice CO3, ठीक है, दीज आर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट्स है। तो ध्यान रखना वीक इलेक्ट्रोलाइट्स मतलब वीक एसिड, वीक बेस, एंड वीक एसिड और बेस से बनने वाले आपके पास में जो सॉल्ट्स होंगे वो, तो इनमें इनका जो कंडक्शन होगा, इनका जो सॉल्यूशन होगा उसमें कंडक्टिविटी आपको कम मिलेगी। और जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनके जो सॉल्यूशंस होंगे उनके अंदर कंडक्टिविटी आपको ज्यादा मिलेगी। तो ये हुआ नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट की, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट किस तरह से कंडक्टिविटी को इफेक्ट करता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसका, फैक्टर नंबर 2, सेकंड फैक्टर कि किस तरह से इफेक्ट करेगा। Second factor is size of ions and their solution. देखिए, size of ions and their solution, solution इसे भी बहुत ध्यान से समझिए बेटा, ये कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पे बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं अक्सर कंपटीशन में, ठीक है। लेकिन अब तो जैसे हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप भी क्वेश्चंस आते हैं तो हमारे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए साइज ऑफ आयन किस तरह से इफेक्ट करता है, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे सपोज वी हैव लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम एंड सीजियम, ओके। सो अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, इनका पॉजिटिव आयंस ले रहा हूँ, इन सबके पॉजिटिव आयंस लिए मैंने। तो अगर आपसे पूछा जाए विच आयन हैज ग्रेटर चार्ज डेंसिटी, तो बेटा आप बता सकते हैं सबसे ज्यादा चार्ज डेंसिटी किसमें है,
Which ion has greater charge density? Can anybody tell me? सबसे ज्यादा चार्ज डेंसिटी किसमें है? लिथियम में। ओके, करेक्ट। ठीक है बेटा। एक्चुअली क्या होता है, चार्ज डेंसिटी इस बात पर डिपेंड करती है कि आपके पास साइज तो जो आयंस है उसका छोटा हो, बट उसके ऊपर चार्ज जो है वो ज्यादा हो। सो ऑल हैव प्लस वन चार्ज, सबके ऊपर प्लस वन चार्ज है, बट द स्मॉलेस्ट साइज जो है वो लिथियम का है। सो क्योंकि लिथियम का साइज छोटा है और चार्ज सबके इक्वल है, दैट मींस चार्ज की डेंसिटी लिथियम पर सबसे ज्यादा है। तो अब एक चीज ध्यान रखना आप कि एक्चुअली क्या होता है, पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी, डेंसिटी ऑफ आयन, ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्वेशन। वो सॉल्वेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अब सॉल्वेशन से मेरा कहने का मतलब है, जो सॉल्वेंट है हमारे पास, सॉल्वेंट मतलब जैसे वाटर है हम कह सकते हैं, तो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो उसके चारों ओर ज्यादा सराउंड होंगे। अब इस तरह से आप समझ सकते हैं, जैसे ये लिथियम है सपोज, तो लिथियम के ऊपर प्लस चार्ज है और वाटर के मॉलिक्यूल जो है उसका नेगेटिव पार्ट यानी ऑक्सीजन पार्ट जो है इस तरह से उसको सराउंड कर लेगा चारों तरफ से, उसके पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए। ठीक है, तो इस वजह से इसके ऊपर जब सॉल्वेशन ज्यादा हो रहा है, तो सॉल्वेशन के बाद इसका जो साइज होगा, वो ध्यान रखना बेटा, इनमें सबसे बड़ा साइज लिथियम प्लस का हो जाएगा। वैसे लिथियम का साइज सबसे छोटा होता है, लिथियम का साइज सबसे छोटा होता है, बट आफ्टर सॉल्वेशन, जब ये वाटर के मॉलिक्यूल्स या आफ्टर हाइड्रेशन, जब वाटर के मॉलिक्यूल्स चारों तरफ सराउंड हो जाते हैं, तो इसका साइज जो है वो सबसे ज्यादा बढ़ जाता है। अब एक जनरल वो समझिए आप कि कंडक्टिविटी किस बात पर डिपेंड करती है। ओके, वन हैंड इज रेज्ड, लेट मी आस्क, कोई इस बेटा क्या पूछ रहे, कुछ पूछना है? किसी को नहीं पूछना? चलिए, तो अब मेरा कहने का मतलब है, ध्यान रखना कि अगर हम बात करें कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी is inversely proportional to the size of ion, positive ion, of positive या साइज ऑफ आयन ही कर लिया। ठीक है, तो ये क्या है, आयन के साइज के जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अगर आयन का साइज बड़ा होगा तो ध्यान रखना उसकी कंडक्टिविटी ज्यादा होगी। तो अगर मैं बात करता हूं बिना सॉल्वेशन की, जैसे हमारे पास में कोई इलेक्ट्रोलाइट है, लिथियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, इस तरह से आपके पास में है, तो अब आपको यहां देखना है कि अगर इन आयंस की हम बात करते हैं, लिथियम प्लस सोडियम प्लस पोटेशियम प्लस रुबेडियम प्लस एंड सीजियम प्लस, और मैंने जो ये आयंस लिए हैं, अब ध्यान रखना बेटा, ये सॉल्वेशन में नहीं लिए हैं, मैंने ये डिहाइड्रेटेड फॉर्म में लिए हैं। मैं यहां लिख रहा हूं डिहाइड्रेटेड, डिहाइड्रेटेड, डिहाइड्रेटेड का मतलब इनमें वाटर मॉलिक्यूल ऐड नहीं है। ठीक है, ये डिहाइड्रेटेड फॉर्म में है। तो डिहाइड्रेटेड फॉर्म में जो अगर मैं साइज की बात करता हूं, तो सबसे छोटा साइज ध्यान रखना लिथियम का होता है, फिर साइज इस तरह से इंक्रीज होता चला जाता है। ठीक है, साइज इस तरह से इंक्रीज होता जाएगा। तो जैसा मैंने कहा, कंडक्टिविटी जो है वो साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर साइज सबसे छोटा होगा तो कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी। तो बेसिकली क्या होगा, अभी तो लिथियम की कंडक्टिविटी जो है वो हाईएस्ट है, हाईएस्ट कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी, क्योंकि फिलहाल क्या है, यहाँ पर इसका साइज सबसे छोटा है। बट अगर मैं इनका हाइड्रेशन करा देता हूँ या सॉल्वेशन करा देता हूँ, तो उस समय इसका ऑर्डर चेंज हो जाएगा। जैसे लिथियम, ओके, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम एंड सीजियम। ठीक है, अब यहां पर हमने क्या किया, हाइड्रेटेड फॉर्म में लिया है, हाइड्रेटेड। हाइड्रेटेड से मेरा मतलब है बेटा, यहां हमने सॉल्वेशन करा दिया है, जब वाटर के मॉलिक्यूल्स जो है उसको चारों तरफ से सराउंड कर रहे हैं। तो अब अगर मैं साइज की बात करता हूं, तो साइज इस ऑर्डर के अंदर आ गया इसका। ठीक है, जो सबसे छोटा था, जिस पर चार्ज डेंसिटी सबसे ज्यादा थी, उसका सॉल्वेशन सबसे ज्यादा हुआ। तो यहाँ पर ध्यान रखना, इसका साइज जो है वो बिगेस्ट हो गया। तो यहाँ पर बिगेस्ट साइज है, बिगेस्ट साइज, और सबसे कम इसकी क्या हो जाएगी, कंडक्टिविटी हो जाएगी। तो ध्यान रखना, लीस्ट, लीस्ट कंडक्टिविटी, लीस्ट कंडक्टिविटी हो जाएगी। ठीक है, सबसे कम कंडक्टिविटी हो जाएगी। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि जब साइज इंक्रीज होगा, ठीक है,
तो साइज इंक्रीज होने के साथ साथ कंडक्टिविटी डिक्रीज होती चली जाती है। तो अगर हम हाइड्रेटेड की बात करते हैं तो हाइड्रेटेड में साइज का ऑर्डर रिवर्स हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए हाइड्रेटेड फॉर्म में लिथियम की कंडक्टिविटी जो है वो सबसे हाईएस्ट है, सॉरी हाईएस्ट लिख दिया दोनों में, हाँ इसमें सबसे छोटा साइज है ना, डिहाइड्रेटेड फॉर्म में वो हाइड्रेटेड, ठीक है। तो डिहाइड्रेटेड में सबसे छोटा साइज इसका है, इसलिए इसकी कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा है, और हाइड्रेटेड फॉर्म में इसका साइज सबसे बड़ा हो गया, इस वजह से इसकी कंडक्टिविटी सबसे कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपके पास सेकेंड फैक्टर हो गया कि किस तरह से जो पॉजिटिव साइज है वो कंडक्टिविटी को अफेक्ट करता है। इसके बाद हम बात करते हैं नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड इट्स विस्कोसिटी, ये दोनों कैसे अफेक्ट करेंगे। नेचर ऑफ सॉल्वेंट की बात करें पहले, देखिए नेचर ऑफ सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, सॉल्वेंट का नेचर किस तरह से अफेक्ट करेगा। ओके चलिए देखते हैं, और टाइम लेकिन आई थिंक 9:24 हो गई, 1 मिनट बाकी है। चलो कोई बात नहीं, कल हो जाएगा बेटा वैसे, क्योंकि क्लास फिर वो आगे भी है ना आपकी। तो एक बार अटेंडेंस ले लेता हूँ, अभी लीव मत करना आप लोग।